फिर से स्वागत है आप सभी का आयुष्मान क्लासेस में। मैं अनुज गौतम और आज की इस वीडियो में फ्यूचर टेंस के आखिरी भाग यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी फ्यूचर टेंस का चौथा और आखिरी भाग। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको फ्यूचर टेंस के 3 भाग पढ़ाए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की अगर बात करें, फ्यूचर कंटिन्यूअस में मैंने आपको बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब है फ्यूचर टेंस में कोई कार्य चल रहा होगा। ठीक उसी तरीके की पहचान आप यहाँ पे देखिए, ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। शब्द तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के ही रहेंगे। जो पहचान फ्यूचर कंटिन्यूअस की थी वही अंत में आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के रूप में मिलेंगी। लेकिन आप देखिए इस टेंस में समय का ज्ञान होगा। जैसा कि हर टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी समय का ज्ञान होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी समय का ज्ञान होता है। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी समय का बोध होगा, भले ही उसकी पहचान फ्यूचर कंटिन्यूअस से मैच करती हो। तो देखिए समय का ज्ञान इस टेंस के अंदर होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात इस टेंस से रिलेटेड, YouTube पर बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे मिलेगी जिसमें निश्चित समय के लिए एक विवाद बना हुआ है इस बात को लेकर कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करें या फ्रॉम का। जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर निश्चित समय के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है और जो ओल्ड ग्रामर है, क्योंकि ग्रामेरियन है सभी इंग्लिश के अंदर भी, सभी के अपने मत हैं, तो कुछ किताबों में आपको फ्रॉम भी मिल सकता है, कुछ में आपको सिंस मिलेगा। तो अगर लेटेस्ट की बात करें तो निश्चित समय के लिए आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित के लिए आपको फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि हमने आपको बताया कि फ्यूचर टेंस के अंदर पूरे सब्जेक्ट्स को हमने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला आई वी और जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं उनको हमने अदर्स की कैटेगरी में डाल दिया है। तो अफर्मेटिव के लिए अगर फॉर्मूले की बात करें तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी आई वी के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन, और चूंकि ये टेंस कंटिन्यूअस है, मैंने आपको एक चीज बताई है हर टेंस के अंदर कि जहां भी कंटिन्यूअस वर्ड आता है तो समझ लीजिए वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगेगा। तो सब्जेक्ट शैल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो भी समय दिया जाएगा, निश्चित समय के लिए फ्रॉम और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग आप करेंगे। तो ये बन गया आपका अफर्मेटिव का फॉर्मूला। ठीक इसी तरह से अदर्स की अगर बात करें, अगर आपका सब्जेक्ट अदर्स की कैटेगरी में आता है यानी आई वी को छोड़कर ही, शी, इट, दे या किसी का नाम, कोई भी नाउन आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और वही आपकी कंटिन्यूअस की फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो भी समय दिया जाएगा उसको आप लिख देंगे। ये बहुत ही आसान टेंस है और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी टेंसेस मैंने पढ़ाए पूरी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सके, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं। चैनल की अगर सारी वीडियोस को आप ध्यान से देखेंगे, हर टेंस की वीडियो को आप समय देकर देखते हैं तो निश्चित रूप से टेंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, आई वी के लिए शैल हैव बीन, अदर्स के लिए विल हैव बीन का प्रयोग आप करेंगे। और जैसा कि ये कंटिन्यूअस का टेंस है तो कंटिन्यूअस के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का ही प्रयोग करते हैं। चलिए नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव के अंदर आई वी के लिए कोई बड़ा फेरबदल आपको नहीं करना, केवल नहीं के लिए नोट की एंट्री करनी है, केवल शैल और विल के बाद। ध्यान दे, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नोट को कहाँ लगाए। कुछ बच्चे
नॉट को हैव के बाद लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो नॉट को आप शैल और विल के बाद लगाएंगे। बाकी का फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। जैसे आईवी के लिए सब्जेक्ट शैल नॉट हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट और उसके बाद दिया हुआ समय, निश्चित या अनिश्चित, यानी डेफिनिट और इनडेफिनिट। निश्चित के लिए आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ये था आपका नेगेटिव का फॉर्मूला। और इंपॉर्टेंट बात इस टेंस से रिलेटेड, आपने एक बात नोट की होगी हर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर कि हमने इस टेंस सीरीज में यानी परफेक्ट सीरीज में यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस की सीरीज में हमने नहीं का प्रयोग तो किया है लेकिन नेवर का प्रयोग नहीं किया। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसे वाक्यों में अगर आप कभी नहीं का प्रयोग करते हैं तो वाक्य की जो सेंस है वो बिगड़ जाएगी, यानी सेंटेंस जो है वो सेंसलेस हो जाएगा। तो इस वजह से किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर नेवर का प्रयोग नहीं होता है। चलिए इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। देखिए, एक सीरीज फॉलो कर रहे हैं हम, अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव और नेगेटिव के बाद इंटरोगेटिव। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप यानी जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय ऐसे वाक्यों को हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करके बनाया जाता है। अगर नेगेटिव का फॉर्मूला आपने समझ लिया तो इंटरोगेटिव बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। कैसे? देखिए, शैल को उठाकर जब आप बाहर रख देंगे, विल को उठाकर आप बाहर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। मान लीजिए शैल बाहर आ जाता है तो शैल से वाक्य की शुरुआत करेंगे, उसके बाद किसका नंबर आता है? सब्जेक्ट। और आप देखेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा, क्योंकि बीच में से जो शैल यहां पे था वो उठकर बाहर आ गया है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो जैसे उसकी पोजीशन चेंज होती है, शैल प्लस सब्जेक्ट, आप नोट देखेंगे मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद किया है, क्योंकि अगर वाक्य के अंदर नहीं होगा तो उसके लिए आप नोट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। यानी इंटरोगेटिव वाक्य अगर नेगेटिव होगा तो उसमें नोट लगा देंगे, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर रख दिया है। बाकी का फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम रहेगा, यानी शैल सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद हैव बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट और उसके बाद दिया हुआ समय, निश्चित या अनिश्चित। ठीक उसी तरीके से जैसे शैल को आप बाहर लेके आए, उसी तरीके से आप विल को बाहर लेके आइए। तो विल जैसे ही बाहर आएगा तो विल के बाहर आने पर आपका फॉर्मूला इस प्रकार होगा, यानी विल, उसके बाद सब्जेक्ट, नहीं के लिए नॉट, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट और टाइम। तो इस तरीके से आप इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं इन फॉर्मूले का प्रयोग करके। और ध्यान रहे, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल न भूले, क्योंकि बिना क्वेश्चन मार्क के आपके सेंटेंसेस गलत हो सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप के बाद बारी आती है सेकंड टाइप की। ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्न सूचक शब्द आते हैं उनको इंटरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंसेस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की बात करें तो जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं उनकी शुरुआत WH से होती है। और पहली बार जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि WH वर्ड उनके लिए नए हो सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन है उन स्टूडेंट्स को कि वो इस चैनल की सारी वीडियोस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से जब आप शुरुआत करेंगे वीडियो की, तो आपके सारे कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि WH वर्ड किन्हें कहते हैं। फिर भी मैं बता रहा हूं शॉर्ट में कि जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं उनकी शुरुआत WH से होती है। तो इन सभी इंटरोगेटिव वर्ड से WH को कॉमन वर्ड के रूप में लिया गया है। तो देखिए, ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्न सूचक शब्द आते हैं उनकी अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लगाते हैं। फॉर्मूले की अगर बात करें, यदि फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला आपने समझ लिया तो सेकंड टाइप बनाने में आपको कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। कैसे? जैसे ये फॉर्मूला आपका फर्स्ट टाइप का है, आप ध्यान से देखिए। अगर अभी आपको ये फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, ठीक है, तो इसके सामने आपको WH वर्ड जोड़ देना है, ये आपका सेकंड टाइप बन जाएगा। इसका मतलब है कि वाक्य, हिंदी के वाक्य में जो प्रश्न सूचक शब्द आएगा उसकी अंग्रेजी आपको बाहर बना देनी है। तो इस तरीके से आप इस टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस बहुत आसानी से बना सकते हैं
बशर्ते आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो चलिए इस टेंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं और उनको देखकर आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो सारा दूर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ध्यान से देखिए इन एग्जांपल्स को। 4 एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, वो भी अलग अलग, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। चलिए अफर्मेटिव से शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको अफर्मेटिव के ही फॉर्मूले नोट कराए थे। जैसे अजय 2 घंटे से खेल रहा होगा, में रहा होगा को देखकर आपके मन में ये जरूर प्रश्न आएगा कि ये पहचान फ्यूचर कंटीन्यूअस की है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ध्यान से देखिए 2 घंटे से यानी समय का ज्ञान इसमें हुआ है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। चलिए इसको बनाते हैं। जैसे अजय की जो कैटेगरी है वो अदर्स के अंदर आएगी और अदर्स का जो फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट विल हैव बीन लगाकर आप बनाएंगे। तो अजय विल हैव बीन प्लेइंग, चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो आप उसकी जगह छोड़ देंगे। तो अजय विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। 2 घंटे अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के लिए आप फॉर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये तो हुआ अफर्मेटिव। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। जैसे हम सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे, इसमें भी समय दिया हुआ है। वी यानी वी के लिए एक अलग फॉर्मूला है, यानी आई वी को हम एक कैटेगरी में रखते हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। फ्रॉम का प्रयोग आप इसलिए करेंगे क्योंकि सुबह से एक निश्चित समय के अंदर आता है, तो निश्चित समय के लिए आप यहां पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। चलिए इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। क्या 10 मिनट से बारिश हो रही होगी और समय भी इसमें दिया हुआ है। क्योंकि वाक्य मौसम से संबंधित है तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो इट होगा। विल इट हैव बीन रेनिंग फॉर 10 मिनट्स, क्योंकि 10 मिनट किसी भी घंटे की हो सकती है। बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। यदि निश्चित समय अनिश्चित समय में आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो एक बार फिर स्क्रीन पर जो आप ये समय देख रहे हैं इनको नोट कर ले। हालांकि पहली वीडियोस में मैंने जितनी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस की वीडियोस हैं उनमें मैंने पूरी डिटेल में इसके बारे में बताया है, लेकिन फिर भी आप इनके बारे में अपनी कॉपी में नोट कर ले यदि आपने अभी तक इनको नोट नहीं किया। चलिए इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की बात करते हैं। जैसे वे सन 2010 से कहाँ रह रहे होंगे, तो इसमें भी समय दिया हुआ है और ये समय निश्चित है क्योंकि 2010 ये बिल्कुल डेफिनेट टाइम है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आप जैसे इसमें इंटरोगेटिव वर्ड दिया हुआ है कहाँ, तो इसको आप वाक्य के शुरू में ले जाएंगे। जैसे वेयर मीन्स कहाँ, और उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यानी विल यानी वेयर विल, सब्जेक्ट आपका दे, और उसके बाद हैव बीन लिविंग फ्रॉम 2010। इस तरीके से आप हर सेंटेंस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आप सेंटेंसेस तभी बना पाएंगे जब आपके फॉर्मूले अच्छे तरीके से लर्न हो और पहचान के साथ साथ वाक्य की सेंस यानी वाक्य के जो सेंस है वो भी समझनी जरूरी है। तो ये था आज का हमारा टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। उम्मीद करता हूँ सारे टेंसेस बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिए होंगे और इसी के साथ टेंस की जो सीरीज थी प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तक आज इस वीडियो के साथ समाप्त हो रही है। लेकिन आने वाली वीडियोस में एक बार फिर मैं आपको ये चीजें रिपीट कराऊंगा जिससे कोई भी कमी नहीं रही है, क्योंकि मैं प्रतिबद्ध हूँ आपकी अच्छी तैयारी कराने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और ज़रूरी समझते हैं कि इसको सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और इस बेल आइकन को आप ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।